तो डॉक्टर वैद्य और डॉक्टर मनीष, इस देश में कैंसर ये एक बीमारी का नाम नहीं है, एक दहशत का नाम है। और मैंने कई मामलों में देखा है कि अगर यह बीमारी किसी के हिस्से आ गई है तो सिर्फ एक आदमी नहीं जूझता है, पूरा परिवार जूझता है, तबाह होता है, अपना सब कुछ बेच डालता है। नतीजे में उसको वही आखिरी चीज़ मिलती है जिसका डर लगातार बना रहता है, जिसके खिलाफ वो लगातार लड़ता रहता है। हिंदुस्तान दुनिया में कैंसर का एक बड़ा देश होता जा रहा है। आप चूंकि दोनों लोग एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर वैद्य, भारत में कैंसर कितना बड़ा खतरा है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा आप सबका कि हमें ये अवसर दिया गया। और आपके सवाल पे सीधे आते हुए, कैंसर एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। आंकड़े कहते हैं कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष 15 लाख नए कैंसर केसेस डायग्नोज होंगे। बट सिर्फ नंबर की बात नहीं है। मुश्किल कहाँ है? मुश्किल है कि इसमें से स्टेज 3, स्टेज 4 के अंदर अधिकतर केसेस होंगे, 2/3, 3/4, जिससे हमारा क्योर रेट एकदम से गिर जाता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जैसे आपने कहा कि पूरा परिवार उसमें धकेला जाता है। एंड बहुत सारी पब्लिकेशंस अब ये कह रही हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक अस, जिनके रिसोर्सेज कम हैं, आउट ऑफ पॉकेट जहाँ पे ज़्यादा खर्चा है, कैंसर इज़ ड्राइविंग फैमिलीज इनटू पॉवर्टी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा। ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ एक हेल्थ सर्वे हुआ था 1931, और टॉप 10 डिजीज़ में कैंसर कहीं नहीं था। और बड़ी स्वाभाविक बात है, उस समय इन्फेक्शियस डिजीज़ जो थी वो ज़्यादा ऊपर थी। बट 1931 से लेके आज के टाइम में ये 80-90 साल में क्या हुआ है, कैंसर क्यों ऊपर गया है, इस पे चर्चा बहुत लंबी है। बट आज के टाइम में बहुत एक महत्वपूर्ण बीमारी है और सीरियस है, एक एपिडेमिक की शेप लेने वाला है। डॉक्टर मनीष, डॉक्टर वैद्य के मुताबिक जब डायग्नोज होता है कैंसर तो 3rd या 4th स्टेज में पेशेंट होता है। ये इनिशियल स्टेज में डायग्नोज करने की क्या व्यवस्था नहीं है, या कैंसर इस तरह के सिम्टम्स नहीं देता है, वो जब पता चलता है तो फिर 3rd 4th स्टेज आ जाता है? सिम्टम्स क्या हैं और 1st 2nd स्टेज में डायग्नोज क्यों नहीं हो पाता है? सो प्रॉब्लम इज़, कैंसर को कोई एक सिम्टम नहीं है और सिम्टम्स बड़े ओवरलैपिंग है। अगर हम बात करें, अगर हेडेक है, सिर में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि आई साइड वीक हो सकता है माइग्रेन हो सकता है स्ट्रेस हेडेक हो सकता है ब्रेन ट्यूमर। तो क्या हम सभी हेडेक्स को MRI करने बैठ जाएं? सो देयर इज़ नो वन सिम्टम। बट आई थिंक जो एक मैसेज है वो ये है कि अपने किसी भी क्रॉनिक सिम्टम को इग्नोर ना किया जाए। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम है जो लंबे सिरे तक चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है और इनिशियल जांच पड़ताल में आपको उसके बारे में कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है, तो हायर जांच कराकर उसको देखना चाहिए। बाकी सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं। हो सकता है वॉइस चेंज हो रही हो सकता है कहीं गांठ निकल जाए, या वज़न कम होना शुरू हो जाए, या हल्का फुल्का बुखार रहना शुरू हो जाए, या बाउल हैबिट्स चेंज हो जाएं, कभी कब्ज़ हो जाए, कभी डायरिया हो जाता है, या वज़न कम होना शुरू हो जाता है बिना किसी कारण के, या फिर खांसी में ब्लड या कहीं से भी कुछ ब्लड आना, किसी भी बवासीर होना, या कोई भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये कैंसर का लक्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोई एक सिम्टम नहीं है, बट कोई भी क्रॉनिक सिम्टम को इग्नोर ना करके उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल होनी चाहिए। डॉक्टर वैद्य, आपने कहा कि साल में 15 लाख नए मामले कैंसर के आते हैं, और यही बहुत ही ख़तरनाक आंकड़ा है अगर ऐसा है तो। और ये वो मामले हैं जो डायग्नोज हो रहे हैं जी। कारण क्या है? कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हिंदुस्तान के एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि ना हो, लेकिन होता है तो किन कारणों से होता है? देखिए, कुछ कारण मेडिकल साइंस जानती है, और उनमें से प्रमुख मैं कहूँगा
कारण तंबाकू है। और ऑडियंस की तरफ मैं देखते हुए ये कहूँगा, कोई टोबैको सेफ टोबैको नहीं बना है, तो मत जाइए लुभाने वाली एड्स के ऊपर। माइल्ड, सॉफ्ट, ये सब बातें लुभाने की हैं। तंबाकू पिया जाए, चबाया जाए, जिस तरीके से मर्जी उसका सेवन किया जाए, वो हानिकारक है। 40% कैंसर्स तंबाकू से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और अगर मुझे सूची उसकी बतानी है तो 15 से 18 कैंसर्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो तंबाकू से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। माउथ, टंग, वॉइस बॉक्स, लंग, फूड पाइप, स्टमक, किडनी, बहुत लंबी लिस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा खान पान, रहन सहन, बॉडी वेट। 20% कैंसर्स जो हैं वो इनएक्टिविटी, वज़न का संतुलन नहीं रहना और खान पान में कहीं ना कहीं एक संतुलन का बिगड़ना जो है। सो 50 to 60% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं। अच्छा, रही बात बाकी के 40%, उनमें कुछ कैंसर्स पारिवारिक एंगल रहता है और वो पारिवारिक एंगल बहुत बड़ा नहीं है, अप टू अबाउट 5-7%। सो हम ये समझते हैं कि 50-55% कैंसर्स जो हैं वो हम क्या खाते हैं, क्या जीवन शैली लीड करते हैं, उस पर निर्भर है। तो हमारे साथ डेफिनेटली प्रिवेंटेबल जी डॉक्टर सुषमा भटनागर, चीफ बीआर इंस्टीट्यूट, रोटरी कैंसर हॉस्पिटल, एम्स, आप जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। और डॉक्टर अजय कुमार, BS अजय कुमार, चेयरमैन SCG ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कैंसर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। सुषमा जी, हमने कारण समझे, लेकिन एक बड़ी बात है, हिंदुस्तान गांव देहात में किसी को कैंसर हो जाए तो पहले तो पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, उसके बाद वो इलाज के लिए जब बाहर निकलता है तो उसको इलाज का सही रास्ता मिलता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसके पास के बड़े शहर में नहीं होता है, फिर वो भागता है बड़े शहरों की तरफ और फिर एक अजीब से जाल में फंस जाता है जिसमें ना उसको समझ में आता है कि मेरा इलाज चल रहा है, ना परिवार को समझ में आता है कि जब पैसा खर्च हो रहा है तो सही जगह खर्च हो रहा है। रास्ता क्या है? एक आम आदमी जो आपको सुन रहा है उसके लिए रास्ता क्या है इलाज का? तो इसका थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आपके माध्यम से लोगों को बता सकें कि कैंसर और डेथ को हमको सिनोनिमस नहीं मानना चाहिए। कैंसर और डेथ सिनोनिमस नहीं है। अब जो लोग गांवों में हैं या पेरिफेरी में हैं, और उनको सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर और IRCS दोनों मिलकर काम करते हैं हम लोग। एम्स, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसमें हम टॉप टू बॉटम तक जा रहे हैं, जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पेरिफेरल हॉस्पिटल को पहली चीज जो है हम प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश अगर उनको हो जाए तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को हम वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब इन पेशेंट्स को हायर सेंटर्स में भेजना है और कब वो खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट ऑलरेडी 3rd और 4th स्टेज में आ गया है और हमें लगता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है वो इतना एम्पावर्ड होना चाहिए कि उनको पता चल जाए, वो इस चीज को असेस कर सकें कि इस पेशेंट को आगे ऊपर भेजने से इस पेशेंट को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। और अगर उनको फायदा होगा तो वो डेफिनेटली बड़े अस्पतालों में आएंगे। तो मैं पब्लिक को इस रूट में पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे, जैसे अगर एम्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्क्रीनिंग क्लिनिक है जिसमें हम डॉक्टर्स, मेडिकल, रेडिएशन, सर्जिकल और पैलेटिव मेडिसिन 4 डॉक्टर्स बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए। और फिर हम उनको रियलिस्टिक होप देते हैं और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि डिजीज का स्टेटस क्या है और कितना क्योर पॉसिबल है। और अगर क्योर पॉसिबल नहीं है तो हम पूरी उनको अच्छी तरीके से समझा के केयर की पूरी गारंटी लेते हैं कि हम केयर करेंगे और लास्ट तक केयर करेंगे। और केयर के लिए जो हमने फॉर केयर मीन्स लाइक केयर कैसे करना है, लाइक सिम्टम होते हैं, बिकॉज अगर क्योर नहीं पॉसिबल है तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे दर्द बहुत कॉमन है, दर्द है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए हमने पेरिफेरी में डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। उसके लिए
हर डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोग्राम है जिसमें एनपीपीसी जी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स को ट्रेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से उन पेशेंट्स को वहीं पे पेन मैनेजमेंट और सिम्टम मैनेजमेंट दिया जाए और वहीं पे उनको अच्छी तरीके से ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन और रियलिस्टिक होप देके उनकी केयर वहीं की जाए, जी जिससे एक गरीब आदमी मैं अननेसेसरी। डॉक्टर सुषमा आपके पास आ रहा हूं। आपने जितनी बातें कही हैं उससे 2-3 बड़े सवाल पैदा होते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, इस देश में 15 लाख नए केसेस आते हैं हर साल कैंसर के। डॉक्टर सुषमा कह रहे हैं कि आप एम्स तक आइए, तो एम्स में हमने स्क्रीनिंग का सिस्टम रखा है, डॉक्टर्स बैठ के एम्स में कितने लोग जाएंगे? क्या हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर हेल्थ का वो इतना इक्विप्ड है कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में वो सक्षम है? तो धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर भरत गढ़वी हूँ, रीजनल डायरेक्टर HCG। डॉक्टर BS अजय कुमार बोर्ड मीटिंग की वजह से प्रेजेंट रह नहीं पाए हैं। अच्छा, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन जिस तरह से अभी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवाएं शुरू की गई हैं, उससे कई छोटे शहरों तक हम ये कैंसर की डायग्नोसिस की सुविधा और ट्रीटमेंट की सुविधा ले पाए हैं। जैसे HCG है, तो HCG ने कई छोटे शहरों में भी रेडिएशन की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। भावनगर, ओंगोल, हुबली, ये सब शहरों में भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो रही है। तो पब्लिक सेक्टर की जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको और प्राइवेट सेक्टर जहां पे भी ये PMJY का अवेलेबिलिटी है, ये अगर दोनों मिलाएं तो ये काफी वाइड रीच है और हम करीबन 80 से 90% दर्दियों के तक हम पहुंच पा रहे हैं। अगर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों को आप देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए इस तरह की बीमारियाँ जो बहुत ख़तरनाक हैं, एड्स है, कैंसर है, इसमें बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई है। हिंदुस्तान में वो रास्ता क्यों नहीं चलता है? सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप देखा जाए तो कई राज्यों में ये डॉक्टर जरूलिया मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर वैद से मेरा सवाल था। बहुत एक अहम मुद्दा है एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मुझे 5 सेकंड दीजिए पिछले मुद्दे पे जाने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ बैठी हैं। प्रिवेंशन में दी 3rd 4th जो चीज़ है वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। 20% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का जो बर्डन है वो इंडिया के अंदर है। वी आर ऑलमोस्ट लाइक द कैपिटल ऑफ हर 5वां मरीज। यस। सो ये वैक्सीनेशन सक्षम है, सेफ है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आपके सवाल पे आऊँ कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो पब्लिक पार्टनरशिप है, जितनी रिसर्च अगर आप 60s 60 70 80 के दशक की देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में खासकर, नई दवाएं, नई जितनी ट्रीटमेंट्स बने हैं वो सब इस पार्टनरशिप के द्वारा ही आए हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आपस में मिलकर दवाएं जो है, नई दवाएं बनाई और वो दवाएं जो हैं वो दुनिया में नए ट्रीटमेंट्स के रूप में आई हैं। सो इसी चीज़ को इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हमें सुदृढ़ करना है। आई थिंक एक प्रैक्टिकल शेप देना है। 140 करोड़ लोगों के लिए हमें अपनी दवा चाहिए है। कब तक हम निर्भर करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड पे कि उनके पेटेंट्स एक्सपायर होंगे और हम अपनी दवाएं बनाना शुरू करेंगे? वो बहुत लंबा टाइम। डॉक्टर मनीष, ये बुनियादी सवाल है कि हम जिन देशों की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनके पेटेंट के ख़त्म होने के बाद से फिर अपने लिए उनको, तब तक तो दौर आगे बढ़ जाता है, वो बहुत आगे निकल गए होते हैं। ये मुश्किल क्यों है? इसका सिंपल आंसर है कि रिसर्च, बेसिक रिसर्च टू एडवांस्ड रिसर्च। अभी तक हम जूझ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने कैंसर रेट्स को कंट्रोल करें, किस तरह से लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। अभी हमारा ध्यान रिसर्च में उतना नहीं है जिस लेवल की रिसर्च वहाँ होती है, इसलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। जब वहाँ से मॉलिक्यूल आएगा तब हम यूज़ करेंगे। काफ़ी चीज़ें इंडिया, कोविड के टाइम पे हमें मालूम है कि इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, और वो बात बिल्कुल सही भी है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू मेक जेनरिक्स ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट मॉलिक्यूल्स। सो वाई कांट वी मेक आवर ओन मॉलिक्यूल्स? हम अपने मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हम चाहते नहीं हैं।
कोविड वैक्सीन भी हम ही लोगों ने बनाई। सब लोग सोचते थे कि कोवैक्सीन शायद हम नहीं बना पाएंगे, बट हमने कोवैक्सीन बनाई। सो सब कुछ है, बट आई थिंक फोकस नहीं है। सो वी हैव टू हैव फोकस ऑन डॉक्टर सुषमा भटनागर, इस बातचीत से मुझे एक बात समझ में आती है कि हिंदुस्तान में कैंसर के इलाज के लिए जो मोटा खर्चा आता है उसका कारण ये है कि हम विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। अगर वो दवाएं हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाएं, रास्ता हम अपना तैयार कर लें, तो ये खर्चा जो है मुझे लगता है कि 1/10 या 1/4 हो सकता है। दवाओं के तो साथ फिर हिंदुस्तान जब हम सूरज पे अभियान भेज सकते हैं, चांद पर भेज सकते हैं, आईसीबीएम बना सकते हैं, हम कोविड का वैक्सीन बना सकते हैं, तो फिर हम कैंसर के लिए अपनी दवाएं क्यों नहीं बना सकते? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। कैंसर की अपनी दवाएं काफी हद तक बनना शुरू हो गई हैं, और अभी इस वाली गवर्नमेंट के साथ में काफी दवाइयां काफी सस्ती दामों पर भी मिल रही हैं मरीजों को। तो काफी तो दवाइयां बनने लगी हैं, लेकिन काफी दवाइयों का जो है हम लोगों को वेट करना पड़ता है कि उनका पेटेंट एक्सपायर हो। उसका एक कारण है कि अल्टीमेटली जो रिसर्चर हैं वो सारे ज्यादातर हिंदुस्तानी है वहां पर। बट हमारे हिंदुस्तान में जो रिसर्च होती है, जैसे आईआईटी रिसर्च कर रहा है, एम्स रिसर्च कर रहा है, उसकी जो प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप है उसका उसका कोई भी कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसर्च होती है वो केवल वहीं तक रह जाती है। जैसे मैं आईआईटी का जानती हूँ, एम्स और आईआईटी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन तो कोई टेकर नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी के साथ इतने सारे रेगुलेशंस हैं जिसको एक्चुअली में ना तो एम्स का प्रोफेसर करना चाहेगा, ना आईआईटी का प्रोफेसर करना चाहेगा। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हमको एक इजी मोड देना पड़ेगा, इजी तरीका देना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा कुछ नया मॉलिक्यूल बनाया हमने या नया गैजेट बनाया फॉर पेशेंट के लिए, उसी समय हम किसी भी प्राइवेट कंपनी को हम उसको दें, और या उसको ऑप्शन दें कि भाई कोई आगे आके इसको लेना चाहे। और अगर लेना चाहने वाली जो सुविधा है उसको थोड़ा सिंपल करें, बिकॉज उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत पुअर है, और उसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। अल्टीमेटली हिंदुस्तान के ही साइंटिस्ट हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, और ज्यादातर और डॉक्टर सुषमा भटनागर जो कह रही हैं, ये अपने आप में परेशान करने वाली बात है कि अमेरिका और दूसरे देशों में जो रिसर्च इनोवेशंस होते हैं, जो दवाएं बनती हैं, वो बनाने वाले हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत सारे ब्रेन्स हैं। हम अपना नहीं बना पाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से अलगाव है कि पब्लिक और प्राइवेट या दोनों दो अलग अलग ढांचे में। आप कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर बना लिया पब्लिक सेक्टर ने, तो उसको फिर प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए इंतज़ाम नहीं है। तो ये ऐसी व्यवस्था सरकार को तो समझ में आती होगी ना कि ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। ये बाधाएं कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं हैं, थोड़ा सा पॉलिसी ट्विकिंग है, थोड़ी सी लेटरल थिंकिंग। मुल्क को तो नुकसान है इससे ना, तो कोई लेटरल थिंकिंग है थोड़ी सी। आई थिंक इस चीज़ को आगे बहुत आसानी से लिया जा सकता है, और ये पार्टनरशिप यदि होगी तो बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स विल कम टुगेदर। और मैं नहीं समझता कि वेस्टर्न वर्ल्ड अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम चांद पे पहुंच गए, हम कोई मेडिकल इक्विपमेंट इस देश में नहीं बना रहे हैं। अब रिसेंटली हमने रोबोट बनाया है, रोबोटिक सर्जरी के लिए बनाया है। वो एक उदाहरण है कि अगर वो बन सकता है तो कोई भी चीज़ बन सकती है। डॉक्टर भरत जोहलिया, हम इक्विपमेंट नहीं बना रहे हैं, हम दवाएं नहीं बना रहे हैं, रिसर्च इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स प्रॉपर्ली इक्विप्ड नहीं हैं, तो हिंदुस्तान कैंसर से लड़ने में कितना मजबूत है? क्या लगता है आपको? मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे पास हॉस्पिटल इक्विप्ड नहीं है। हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं, और कैंसर स्पेसिफिक चेन्स भी काफ़ी हॉस्पिटल्स ला रही है। कुछ इक्विपमेंट अपने यहाँ बनने लगे हैं, पहले जैसे सीटी स्कैन वगैरह नहीं बन रहा था, भी वो बनने लगा है। सरकार कुछ थोड़ी और कोशिश करे और उसमें भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स वगैरह दें तो काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ बन सकते हैं, और बन रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले सिनेरियो कुछ और था, बट अभी इक्विपमेंट्स बनने लगे हैं। हाँ, ये बात सही है कि रिसर्च, जो ड्रग रिसर्च, मेडिकल रिसर्च वगैरह, मेडिसिन की रिसर्च होनी चाहिए, उसकी इकोसिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुई। तो वो तो बुनियादी ढांचा अपने को लगाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी।
और ये नहीं होना चाहिए कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ही रिसर्च करें और उसके रिसर्च भी ओवरऑल कमर्शियलाइज ना हो पाए। जैसे एम्स वगैरह रिसर्च करते हैं, लेकिन इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं हो रहा है उन रिसर्च प्रोडक्ट्स ये एक संकट है ना। हाँ डेफिनेटली है। इसको कैंसर जितना सरकार- बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए है, उस लिहाज से रिसर्च, इनोवेशंस, इक्विपमेंट्स, ड्रग्स और हॉस्पिटल्स उस तरीके से तैयार किए जाएं, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और देश के सामने आप लोगों से बात करने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती भी अपने आप में है। सरकार की तरफ से इधर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत मुझे लगता है कि है। आप चारों डॉक्टर्स आए, आप जुड़े और आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें साझा की। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.